इंडिया और चाइना के दरमियान में जो बॉर्डर है ऑलमोस्ट सारे का सारा वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। चाइना भी बहुत सारा हिस्सा हिंदुस्तान के अंदर जो टेरिटरीज हैं उसको क्लेम करता है और इंडिया भी तिब्बत का बहुत सारा हिस्सा क्लेम करता है। अब यहाँ चाइना और इंडिया के दरमियान में जो बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट कश्मीर से लेकर तो अरुणाचल प्रदेश के आखिरी किनारे तक है। इस बॉर्डर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। ये बॉर्डर इसका मतलब ये है कि एरियाज कंट्रोल्ड एक्चुअली बाय बोथ ऑफ दीज कंट्रीज, लेकिन दोनों इस बॉर्डर को नहीं मानते हैं। दोनों क्लेम करते हैं एक दूसरे के एरियाज को। इंडिया क्लेम करता है तिब्बत को जो चाइना में मौजूद है और ऑलमोस्ट सारा हिंदुस्तान जो है उसको कवर करता है तिब्बत को। पाकिस्तान की टेरिटरी के साथ से तिब्बत स्टार्ट होता है, यानी एक्साई चिन के साथ से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट अरुणाचल प्रदेश तक तिब्बत जाता है। तो ये बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है उसको प्रिसाइजली जो कि ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला हिस्सा, इसको मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं, यानी जो भूटान से स्टार्ट होता है और ये अरुणाचल प्रदेश के सारे हिस्से को कवर करता है, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। जो कि 1914 में जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में मौजूद थे तो शिमला में, जो कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, तो वहाँ पर तिब्बत की उस वक़्त की रियासत और ब्रिटेन के दरमियान में मुआहिदा हुआ था और चूंकि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया उस वक्त मैकमोहन थे, उन्होंने मुआहिदा किया था, इसलिए इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन और ये हिस्सा डिमार्केट किया था। हिस्टोरिकली ये वाला हिस्सा जो हिंदुस्तान में आज मौजूद है वो तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था और चाइना उसको कहता है कि ये सदर्न तिब्बत है। चाइना इसको नहीं मानता। उस मुआहदे को जो कि मैकमोहन ने तिब्बत की रियासत के साथ किया था, चाइना क्लेम करता है कि तिब्बत की रियासत ऑटोनमस नहीं थी उस वक़्त और वो ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में थी, तो वो मुआहिदा मुकम्मल तौर पर लीगल नहीं है जो कि एक ऐसी रियासत के साथ किया गया हो जो कि दूसरी रियासत के अंडर हो। तो बहरहाल वो भी एक तरह से आपका ये वाला जो हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश बनता है, जो आसाम के साथ है, ये भी डिस्प्यूटेड है। 1962 में ये तिब्बत का इलाका, 1962 में जब वॉर हुई थी, बल्कि 1962 से पहले भी हम बात कर लें 1959 में जब बुद्ध पॉपुलेशन ने रिबेल किया था अगेंस्ट चाइना, चाइना ने उस रिबेलियन को पुट डाउन कर दिया था और वहाँ पे जो दलाई लामा उस वक़्त का पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर, वो अपनी डी फैक्टो गवर्नमेंट के साथ भागकर अरुणाचल प्रदेश में उसने पनाह ली थी, अरुणाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला में। उस वक़्त से हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान में ताल्लुकात बिगड़ गए, हालांकि उससे पहले ताल्लुकात अच्छे होते थे। 1962 में वो वॉर हुई और वो ब्रीफ सी वॉर थी जिसमें चाइना ने ये जो अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी सारा हिस्सा पे कब्जा भी कर लिया था और वॉर के बाद चाइना ने खुद ही उसको छोड़ भी दिया था। यहाँ से स्टार्ट करें हम अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा है जो भूटान और नेपाल के दरमियान में, ये है भूटान और ये है नेपाल, जो कि हिमालयन रीजन है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा नॉर्दर्न बॉर्डर हिमालय है। भूटान और नेपाल के दरमियान में ये इलाका कहलाता है सिक्किम, सिक्किम की स्टेट कहलाती है, जो कि इंडिया ने इसको अनेक्स कर लिया हुआ है। 1970s में यहाँ पर एक फेक रेफरेंडम हुआ था जिसमें सिक्किम की पॉपुलेशन ने इंडिया के साथ रहने के लिए वोट किया था, जिसको चाइना तस्लीम नहीं करता। चाइना सिक्किम को भी मानता था तिब्बत का हिस्सा, मगर चाइना अब ऑलमोस्ट कबूल कर चुका हुआ है कि सिक्किम हिंदुस्तान का हिस्सा है। लेकिन हम देखते हैं कि ऑनवर्ड ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो हिमालय के अंदर है, ये अब उत्तराखंड है। इस हिस्से को हम बोलते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड, और ये है हिमाचल प्रदेश और इस तरीके से ये है जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान के पास है। ये सारा हिस्सा भी डिस्प्यूटेड है और ये वाला हिस्सा जो है
ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आता है। तो अब आपको समझ लग गई होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है, लेकिन सिर्फ उसका एक हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट में है चाइना के, उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। अब लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर शोर कैसा है? तिब्बत में से हिंदुस्तान के मेजर रिवर्स निकल के आती हैं, जैसे हम देखते हैं गंगा और जमुना, और उसके बाद यहाँ से ब्रह्मपुत्रा, एक और बहुत सारा बड़ा रिवर है वो निकल के आता है। तो हिंदुस्तान उसको क्लेम करता है इन तिब्बत को, क्योंकि तिब्बत हिंदुस्तान के लिए ऐसे ही है जैसे कश्मीर हमारे लिए, क्योंकि कश्मीर से रिवर्स निकलते हैं। और इवन के तिब्बत के मुख्तलिफ मुकामात से इंडस रिवर सिस्टम के भी बहुत सारे रिवर्स या उनकी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। तो ये डिस्प्यूट है। 1962 में इंडिया ने तिब्बत के ऊपर हमला किया, लेकिन चाइना ने उसको रिटेलिएट किया और काफ़ी सारा हिस्सा चाइना ने कब्जा में कर लिया। ये वाला हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का अक्साई चिन, इसके बहुत सारे पार्ट्स चाइना ने उस वक्त कब्जे में किया, अभी तक चाइना के पास है। कुछ हिस्से को इंडिया क्लेम करता है कि अक्साई चिन को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। ये अक्साई चिन चाइना के पास है और जम्मू कश्मीर इंडिया के पास है, और पाकिस्तान के पास भी कश्मीर का इलाका ये आज़ाद कश्मीर है, और उसके बाद ये गिलगित बल्तिस्तान जिसको पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया लेटर ऑन, ये सारा डिस्प्यूटेड एरिया है। यानी कि 55% कश्मीर इस वक्त इंडिया के पास है, 30% कश्मीर पाकिस्तान के पास है, और चाइना के पास 15% है, और उसका ज़्यादातर हिस्सा अक्साई चिन कहलाता है। अक्साई चिन को चाइना ने अपनी रियासत जो कि तिब्बत के साथ लगती है जिनजियांग, जिसको सिंकियांग भी बोलते हैं, जिनजियांग, उसमें शामिल किया हुआ है अक्साई चिन को। लेकिन मामला उस वक्त गड़बड़ हुआ जब इंडिया ने अंडर मोदी गवर्नमेंट कश्मीर की ऑटोनमस स्टेटस को ख़त्म किया, और ख़त्म करने के बाद नए मैप्स को इशू किया। अब जो नए मैप्स इशू हुए उसमें मसाइल थे। उसमें अक्साई चिन जो है ये वाला इलाका वो दिखाया गया हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की यूनियन टेरिटरी में दिखाया गया, और उसके साथ साथ ये वाला इलाका जो नेपाल जिसको क्लेम करता है, ये वाला इलाका, इसको बोलते हैं काला पानी, इसको भी दिखाया गया किसमें? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का जो जम्मू एंड कश्मीर और उसके ऊपर जो इलाका है वो सारे का सारा उसने दो हिस्सों में तकसीम किया, कश्मीर और लद्दाख में, और लद्दाख में ही अक्साई चिन आता है। तो लद्दाख में अक्साई चिन अपने मैप के ऊपर दिखाने का मतलब ये था कि हिंदुस्तान ने चाइना का इस वक्त जो अंडर कंट्रोल एरिया है वो भी अपने मैप में दिखा दिया, और दूसरे नंबर के ऊपर ये काला पानी को दिखाने का मकसद ये था कि नेपाल का एक इलाका हिंदुस्तान ने अपने मैप में या अपनी टेरिटरी में दिखाया, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बनने शुरू हुए। हम देखते हैं कि 2000 अभी रिसेंटली इस नेपाल के इलाके में ये काला पानी का एक रिवर है, और इस रिवर के दूसरी तरफ नेपाल सारे इलाके को क्लेम करता है। और यहाँ पर जब हिंदुस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की, कैसे? रोड्स बनाकर, और रोड जब किसी भी इलाके में बनाई जाती है तो इसका मतलब है कि वो आपका इलाका है, उसको कनेक्ट किया जाता है मेन लैंड के साथ। जब वो रोड बना रहा था तो नेपाल ने प्रोटेस्ट किया, और नेपाल अपने एलाई को बचाने के लिए चाइना इसमें उतरा, और चाइना ने ज़बरदस्ती रोका, और आपस में फिर ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन चाइना जो है इंडिया की बढ़ती हुई मिलिटेंट पोस्चर उससे कंसर्न रखता है, और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में अक्साई चिन के ऊपर भी उसकी जो बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ और अपनी पोस्ट्स में इजाफा करना, उसकी जो मस्कुलर पॉलिसी है अंडर मोदी गवर्नमेंट, उससे खाइफ है। हत्ता कि अक्साई चिन में एक रोड भी बनाई है चाइना ने, जो कि तिब्बत से होकर अक्साई चिन से गुजरकर तो वो जाती है जिनजियांग में। इसका मतलब है कि ये टेरिटरी मेरी है, और इस सबको एक रोड के साथ बांध भी दिया है। इससे पहले हम देखते हैं कि 2017 में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यहाँ भूटान के इलाके, इस जगह पे दोकलाम के ऊपर, इसको कहते हैं दोकलाम, और दोकलाम का ये इलाका डिस्प्यूटेड है बिटवीन भूटान
एंड चाइना, तो चाइना ने जब यहाँ पे रोड बनाने की कोशिश की तो इंडियन आर्मी ने ज़बरदस्ती उसको रोकने की कोशिश की, स्टैंड ऑफ हो गया, और फिर जब वो स्टैंड ऑफ बढ़ा तो इंडिया ने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद फिर ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हो गए। वुहान में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जी के दरमियान में मीटिंग्स भी, और कहा गया कि ये दो इकोनॉमिक जाइंट्स एशिया के हैं, उनमें अब ताल्लुकात बेहतरी की तरफ आए। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं सिचुएशन का। तो चाइना असर्टिव हो रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, ये बात तो सब जानते हैं। साउथ चाइना सी में उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए और उसको मिलिटराइज़ किया उस सी को, और सारे के सारे सी के ऊपर क्लेम करता है, हालांकि सराउंडिंग में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अपने अपने हिस्से को क्लेम करती हैं। इसी तरीके से चाइना एक फॉरेन पॉलिसी ये लिखता है, जो कि बड़ा रीनाउंड एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है, उसके मुताबिक 2008 का जो रिसेशन है वो भी एक रीज़न है। दुनिया में रीजनलिज्म जो है उसमें राइज, और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो श्रिंक करती गई। चाइना की एक्सपोर्ट के लिए कम से कम होने वाली और सुकड़ने वाली ये मार्केट ने चाइना को ये एहसास दिलाया कि चाइना को अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। उसकी इकोनॉमिक शिफ्ट, अब उसको अपीज़ करने की ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल पावर्स को, जैसे कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जो बहुत बड़ी मार्केट्स थी चाइना की प्रोडक्ट्स के लिए। अब वो शिफ्ट कर रहा है अपनी मार्केट को जनरेट करने में, जो कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है, और उसके साथ BRI के ऊपर फोकस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जो जी की पॉलिसी है, जो प्रेसिडेंट जी इस वक्त उनकी पॉलिसी, वो ज़्यादा मस्कुलर है, ज़्यादा असर्टिव है, जो कि डेन ज़ियाओपिंग की पॉलिसी से शिफ्ट है। डेन ज़ियाओपिंग in 1979 when he became president of China, he gave the policy outline because by that time Mao Zedong and Zhou Enlai, the two stalwarts of Chinese communist revolutions, had died recently. So he formulated Chinese policy, peace abroad and development at home, and he set the timetable for almost 50 to 70 years. China would focus its all energies on development and not on external disputes. अब वो 40 years almost मुकम्मल हो चुकी हैं चाइना के, और ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये शिफ्ट है चाइना की पॉलिसी में, क्योंकि पहले उसको पीस इस वजह से चाहिए था कि उसने फोकस करना था अपनी डेवलपमेंट। अब चाइना बहुत राइज कर चुका हुआ है, 5 times बिगर इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। नो डाउट अभी उसने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया डेवलप्ड कंट्री के तौर पर, और अपने आप को वर्ल्ड पावर नहीं समझता, लेकिन ये सबको पता है कि ही सेकंड इन लाइन टू अमेरिका, वेटिंग फॉर हर टर्न टू बिकम सुपर पावर। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई। फिर उसके बाद इंडिया की पोजीशन, इंडिया जो है वो US के साथ इंडो पैसिफिक पॉलिसी में एक US का बहुत बड़ा मोहरा है। इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड की शक्ल में एक बहुत बड़ा ब्लॉक चाइना के ख़िलाफ़ उभर के सामने आए हैं साउथ चाइना सी में, जो पेट्रोलिंग कर रहा है। अमेरिका टू काउंटर वे चाइनीज़ क्लेम ऑन साउथ चाइना सी, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो ज़ाहिर है एक तरह से एक्रेमनी तो शामिल है इसमें इंडिया और चाइना में। ना सिर्फ ये, बल्कि इंडिया भी असर्टिव और रिजिड हो रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। जब से मोदी गवर्नमेंट आई, हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू रिवाइवलिज्म, उसके बाद हमने देखा उन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया, अक्साई चिन को अपने मैप में शामिल किया, जो कि जिसके ऊपर ऑक्यूपेशन है चाइना की। तो इससे भी पता चलता है कि वो भी रिजिड हो रहा है। और डॉन की अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट है, उनका अपना एनालिसिस है, उन्होंने इंटरव्यूज़ किए पुराने डिप्लोमेट से जो इंडिया के थे, तो उससे ये पता चला कि इंडिया जो है इस डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर in the border region between these two countries, such as along the line of actual control, India roads बना रहा है, airstrips बना रहा है, जो कि किसी भी सूरत में चाइना के लिए काबिल कबूल नहीं है। चाइना 65,000
जो किलोमीटर का रकबा है अरुणाचल प्रदेश का, वो उसके ऊपर क्लेम ऑलमोस्ट सारे का सारा अरुणाचल प्रदेश बन चुका है। और एक दफ़ा वो कह भी चुका है कि अरुणाचल प्रदेश सारे का सारा उसका है। आपको मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इधर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और फिर हम आ जाते हैं उनका लद्दाख का एरिया, ये सारे का सारा चाइना के साथ बॉर्डर करता है। चाइना कहता है सदर्न तिब्बत का हिस्सा है। कुछ एरियाज़ के ऊपर चाइना खामोश है, ठीक है इंडिया ले ले, लेकिन बाकी हिस्सों के ऊपर चाइना बहुत असर्टिव है। ख़ास तौर पे लद्दाख के एरिया के ऊपर, उत्तराखंड के एरिया के ऊपर, और तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा असर्टिव है। तो एक रीज़न ये है। एक रीज़न ये भी है कि चाइना इज़ नाउ trying to pose itself a world power which not only keeps the interests of her own but her own allies। इस दफ़ा नेपाल के लिए चाइना मैदान में उतरा, क्योंकि नेपाल का जो काला पानी का एरिया है उस पर इंडिया सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको इंक्लूड कर। तो चाइना ने आके उसको जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि चाइना स्टैंड्स बाय देयर एलाइज। जैसे यूएस किसी ज़माने में जब बहुत बड़ी पावर थी तो वो हमेशा अपने एलाइज के साथ आके खड़ा होता था। अब तो यूएस आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है अपने एलाइज से भी इवन। तो एक यूएस जो है वो बड़ा रिस्की एलाई रहा है। आप 1971 में पाकिस्तान की मिसाल ले ले तो पाकिस्तान की मदद के लिए पाकिस्तान का एलाई यूएस नहीं आया था, हालांकि सीटो सेंटो के हम मेंबर थे। पाकिस्तान जबकि इंडिया की सपोर्ट के लिए यूएसएसआर मुकम्मल तौर पे बेनिफिट दिया था। और उन दिनों में मैं आपको याद दिला दूं 1970 में पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा था, बाकायदा एक्टिव एफर्ट कर रहा था कि चाइना और यूएस के दरमियान में डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हो जाएं, और हो भी गए थे। लेकिन इसके बावजूद यूएस इनको बचाने के लिए नहीं आया था, क्योंकि वो बड़ा रिस्की एलाई है। इसके अलावा हम देखते हैं यूक्रेन के मसले के ऊपर, जब यूएसएसआर यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट के ऊपर और क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर रहा था, यूएस अपने एलाई को बचाने के लिए या नेटो अपने एलाई को बचाने के लिए नहीं आई थी क्रीमिया को। ओसेशिया, उससे पहले ओसेशिया का मामला हुआ तो जब रशिया उसके कुछ पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर रहा था, यूएस उसको बचाने के लिए नहीं आया था। यूएस हमेशा उस वक्त आता है जब आगे से ओपोनेंट कमज़ोर होता है। इराक है, अफगानिस्तान है, भाई आपने अलकायदा के कोई तबादीन नहीं मानते, ठा 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 आपको जो है मार मार के हम मनवाएंगे। तो हमेशा यूएस कम्स टू दोज फ्रंट्स वेयर द opponent is weaker one, but when it comes to China and USSR or Russia or some powerful countries which could even show muscles in front of US तो आज तक ईरान के खिलाफ खुल के लड़ने के लिए नहीं आया, क्योंकि उसको पता है कि गल्फ़ के अंदर जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पे ईरान ताकतवर है। और नो डाउट ईरान तो तबाह हो जाएगा, लेकिन यूएस को भी एक ना भूलने वाला नुकसान ज़रूर पहुँचाएगा। हालांकि ईरान और यूएस का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तो इसका मतलब है कि यूएस इतना ज़बरदस्त एलाई नहीं है कि वो इंडिया की खातिर डायरेक्ट आएगा। जैसे कि दी हिंदू बहुत बड़ा अखबार है, उनका एनालिसिस ये था कि यूएस ने खुल के इंडिया को सपोर्ट कर दिया और वो आएगा, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में कभी भी नहीं यूएस आएगा। हाँ, इनडायरेक्टली आएगा। चूगोर के मसले के ऊपर वो चाइना के ऊपर पाबंदियों की बात कर रहा है, फिर उसके बाद चाइना को सैंक्शंस लगा देगा, ट्रेड टैरिफ्स लगा देगा, इंडिया की मिलिट्री सपोर्ट बढ़ा देगा। बट इफ़ इंडिया इंगेजेस इटसेल्फ इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यूएस विल नेवर कम। लेकिन इंडिया भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। चाइना के मामले में जब भी मसला हुआ, चाहे डोकलाम का मसला हो 2017 में हुआ, उससे पहले 1988 में मसला हुआ था इंडिया और चाइना का अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सबसे पहले इंडिया ने सरेंडर किया चाइना के सामने। और फिर उसके बाद इनके प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो मोदी हो, चाहे 1988 में राजीव गांधी हों, ये उड़ के तो चाइना गए और ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि इंडिया को पता है कि चाइना पाकिस्तान नहीं है और ना ही चाइना नेपाल और भूटान है। अब इंडिया और अमेरिका के दरमियान में जो मेजर इंटरेस्ट है वो सबको पता है। क्वाड में इंडिया और अमेरिका जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एलाइज हैं। इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी अमेरिका ने बनाई है उसमें चाइना को थॉट करने के लिए, चाइना को राइज करने से रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलाइज हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि BRI की ऑपोजिशन में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एलाई हैं। तो दोनों का आपस में साथ तो रहेगा, लेकिन इससे ये भी पता चल गया कि चाइना जो है अपने आप को असर्टिव कर रहा है फॉरेन पॉलिसी के मामले में। और चाइना खुल के कब सामने आता है,
जेन ज़ियाओपिंग ने डेट दी थी 50 से 70 साल, 50 साल अभी पूरे नहीं हुए, हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशनल पीरियड है। थैंक यू वेरी मच।